नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी विपक्ष के चौतरफा हमलों के बीच दिल्ली में बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ हुई मीटिंग की। चुनावी नियमों में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस की। देखेंगे दिल्ली में चुनाव से पहले केजरीवाल के बीजेपी के खिलाफ किए गए दावों को, महाराष्ट्र में कार्यभार संभालने के बीच शिंदे के गाँव के दौरे को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कैसे मोदी सरकार में मंत्रियों ने खोला अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा। इन सभी मुद्दों पर आज एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस। अखिलेश यादव ने केंद्र की योजना पर ठोका सपा का दावा। मध्य प्रदेश के खजुराहो में पीएम मोदी की योजना शिलान्यास के बीच शेयर की मनमोहन सिंह और मुलायम सिंह की तस्वीर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा, मुख्यमंत्री आतिशी को फर्जी केस में किया जा सकता है गिरफ्तार। यूपी संभल जिले के चंदौसी में 150 साल पुरानी बावड़ी का सर्वे करने पहुंची एएसआई की टीम। अब तक 22 जगहों पर किया जा चुका है सर्वे। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती आज। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। मोदी बोले, उन्होंने कभी खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं की। आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस। जगह जगह सजाए गए चर्च, बढ़ाई गई सुरक्षा। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। अंबेडकर और चुनावी नियमों में बदलाव के मुद्दे पर चारों तरफ से घिरी बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ दिल्ली में अहम बैठक की है। इस बैठक के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हुई इस बैठक में नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक शामिल हुए। बहरहाल विपक्ष के घेराव के बीच कैसी रही एनडीए की बैठक, देखिए इस रिपोर्ट में। बाबा साहेब पर दिए गए बयान के बाद बीजेपी चारों तरफ से घिर गई है। कांग्रेस के साथ पूरे विपक्ष ने मिलकर जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ देश भर में अभियान चलाया, इससे बीजेपी बुरी तरह से घबरा गई है। ऐसे में बीजेपी ने आनन फानन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एनडीए के सभी नेताओं के साथ मीटिंग बुलाई। इस बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि बाबा साहेब के अपमान पर बैकफुट पर आई बीजेपी किसी भी तरह से इस संकट से निकलना चाहती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अंबेडकर के मुद्दे पर घिरी बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष किसी दलित चेहरे को बनाने की कवायद में जुट गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी के लिए इस संकट से निकलने का एकमात्र यही उपाय हो सकता है, क्योंकि बाबा साहेब के अपमान पर बीजेपी को देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस की एक के बाद एक की जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस और विरोध प्रदर्शनों ने भी बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। इस बीच खबर ये भी है कि अमित शाह से शुरू हुआ ये विवाद अब पीएम मोदी की कुर्सी तक भी आ गया है। दरअसल कांग्रेस पहले ही अम्बेडकर को लेकर सम्मान सप्ताह मना रही है। इसी के साथ 26 दिसंबर को बेलगाम में कांग्रेस का 100वां अधिवेशन भी किया जाना है, जिसमें कांग्रेस 9 सत्याग्रह निकालने वाली है। वहीं 27 दिसंबर को कांग्रेस ने जय भीम जय संविधान की बड़ी रैली निकालने की योजना भी तैयार कर ली है। इसी के साथ अम्बेडकर मुद्दे पर बीजेपी के सहयोगी दलों पर भी प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस की इस रैली और अधिवेशन से डरी हुई नजर आ रही है। बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही बीजेपी के लिए अपने सहयोगी दलों के साथ किसी भी हाल में तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि पार्टी के पास अकेले दम पर बहुमत नहीं है। बीजेपी को टीडीपी और जेडीयू का समर्थन हासिल है। ऐसे में बैसाखी पर टिकी मोदी सरकार को अब चिंता अपनी कुर्सी की सता रही है, और यही वजह है कि दिल्ली में बैठक बुलाई गई, जिसमें इन मुद्दों पर अहम चर्चा की गई। बाकी आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि अंबेडकर मुद्दे पर फंसी बीजेपी क्या कदम उठाती है। चुनाव आयोग ने हाल ही में मोदी सरकार की सिफारिश पर चुनावी नियमों में बदलाव किए हैं, जिस पर विपक्ष हमलावर है। इसी कड़ी में अब चुनाव आयोग की धांधली और नियमों में बदलाव के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जिसके बाद चुनावी प्रक्रिया में बदलाव का यह मुद्दा बेहद गंभीर हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग के नियमों में बदलाव को लेकर मोदी सरकार के हाल ही में किए गए फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मसले पर मंगलवार को एक रिट याचिका सर्वोच्च अदालत में दायर की है। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया में बदलाव के मुद्दे पर चुनाव आयोग और मोदी सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस ने चुनाव संचालन नियम 1961 में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देते हुए याचिका देश की सर्वोच्च अदालत में दायर की है। इसी के साथ कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि चुनावी प्रक्रिया की तेजी से खत्म हो रही अखंडता को बहाल करने में सर्वोच्च अदालत हस्तक्षेप करेगी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में चुनावी धांधली के मुद्दे पर याचिका ऐसे वक्त में दायर की गई है जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। हरियाणा से महाराष्ट्र तक चुनाव में धांधली का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, जिस पर चुनाव आयोग विपक्ष को अनसुना कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। इस दौरान कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एक तरफा और सार्वजनिक विचार विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जयराम ने अपने बयान में आगे कहा कि ऐसे में तो विशेष रूप से नहीं जब संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को समाप्त करता है। चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा।
बता दें, हाल ही में मोदी सरकार की सिफारिश पर चुनाव आयोग ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियम में बदलाव किए हैं, जिसके बाद से ही इस मुद्दे पर विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कदम उठाता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उधर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आप की 2 बड़ी योजनाओं के खिलाफ दिल्ली सरकार के विभागों ने नोटिस जारी की है, जिस पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने सरकार की 2 बड़ी योजनाओं संजीवनी और महिला सम्मान योजना को लेकर न्यूज़पेपर में एक नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि लोग इस तरह की योजनाओं के बहकावे में न आए। राज्य सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है। दिल्ली सरकार के जिन 2 विभागों ने नोटिस जारी किया है उसमें महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग शामिल है। दिल्ली सरकार के विभागों की तरफ से जारी किए गए इस नोटिस पर दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नोटिस का जवाब देते हुए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार करने का प्लान भी बनाया गया है। हम लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों के खिलाफ उनकी ज़िंदगी दूभर करने के लिए कितनी किस्म के षड्यंत्र रचे हैं। समय समय के ऊपर उन्होंने दिल्ली सरकार के कामों को रोकते रहे, एलजी के जरिए तरह तरह के कानून लाके, लेकिन हमारी सरकार ने कोई काम दिल्ली वालों का रुकने नहीं दिया। ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम दिल्ली के अंदर किए गए जो कि इस देश ने कभी 75 साल में देखे नहीं थे। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मन में मिडिल क्लास और बुजुर्गों के प्रति एक घृणा भरी हुई है, एक नफरत भरी हुई है, और इसी के कारण दबाव बनाकर उन्होंने अधिकारियों से ये विज्ञापन निकलवाया है। उन अधिकारियों पे तो खैर कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार के 2 विभागों की तरफ से जो नोटिस जारी किए गए हैं उनमें कहा गया है कि दिल्ली के लोग इन दोनों योजनाओं को लेकर किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी को निजी जानकारी न दे, क्योंकि इसमें साइबर अपराध या बैंकिंग धोखाधड़ी हो सकती है। विभागों ने जनता को ऐसी भ्रामक योजनाओं से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने सार्वजनिक नोटिस में कहा, ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं, इसलिए इस गैर मौजूदा योजना के तहत पंजीकरण की फॉर्म के लिए आवेदन को स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई फॉर्म आवेदन इकट्ठा कर रहा है या जानकारी इकट्ठा कर रहा है तो वो धोखाधड़ी कर रहा है, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसी महीने महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने और संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों के मुफ्त इलाज का ऐलान किया था। ऐसे में चुनावी माहौल के बीच इस ऐलान से दिल्ली का सियासी तापमान हाई हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विभागों का बंटवारा कर दिया है, लेकिन एनडीए में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दोबारा अपने गांव निकल गए हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में नए सिरे से कयासबाजी शुरू हो गई है। वहीं शिंदे के इस कदम को एनडीए में बड़ी टूट के रूप में भी देखा जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन के साथ एक नया बवाल देखने को मिल रहा है। महायुति 2.0 में डिप्टी सीएम बने एकनाथ शिंदे एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल खबर है कि डिप्टी सीएम बने एकनाथ शिंदे फिर अपने गृह जनपद चले गए हैं। ऐसे में सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि डिप्टी सीएम शिंदे अभी भी नाराज हैं। बता दें, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें शहरी विकास, आवास और पीडब्ल्यूडी जैसे बड़े विभाग सौंपे हैं। हालांकि शिंदे की तरफ से गृह विभाग की मांग की गई थी, जिस पर एनडीए में खूब खींचतान भी देखने को मिली थी। इस विभाग को सीएम फडणवीस ने अपने पास रखा है। वहीं शिंदे के फेसबुक पेज पर 21 दिसंबर के बाद से कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। ऐसे में शिंदे के 3 दिवसीय दौरे ने राजनीतिक हलकों में एनडीए में फूट की सुगबुगाहटों को बढ़ा दिया है। इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नई सरकार में गृह विभाग नहीं मिलने से शिंदे की नाराजगी अभी भी कायम है। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि वो आराम करने के इरादे से अपने गृह जनपद गए हैं। बता दें, ये वही गांव है जहां शिंदे महाराष्ट्र में सरकार गठन से पहले चले गए थे, जिस पर कहा गया था कि वो बीजेपी के फैसलों से नाराज है। ऐसे में उनके गांव जाने को नाराजगी के तौर पर भी देखा जा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जब सरकार के तमाम मंत्रियों ने नागपुर से मुंबई पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे सतारा में मौजूद है। दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि मंत्रालयों के बाद अब पालक मंत्री पद को लेकर भी तीनों दलों में तकरार मची हुई है। इसे लेकर कुछ जिलों में संघर्ष तेज होने की आशंका है। शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस तीनों पार्टियों को महाराष्ट्र में अपनी पकड़ मजबूत करनी है और ऐसे में हर विभाग और हर जिलों में तीनों पार्टियां बड़े बड़े नेताओं को मंत्री बनाने के लिए कवायद में जुटी हुई हैं। इसलिए सभी दलों को पालक मंत्री पद चाहिए। इनमें मुंबई, कोंकण, ठाणे,
शहर और नवी मुंबई और कोल्हापुर भी शामिल है। ऐसे में महाराष्ट्र में सियासी उबाल चरम पर है। बताते चले महायुति 2.0 में बीजेपी के 19 और शिवसेना के 11 मंत्री बने, जबकि एनसीपी की 9 पद मिले हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। दरअसल खुद अपनी ही सरकार के विरोध में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार में मंत्री रहे बालियान ने योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो क्यों अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हुए संजीव बालियान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के चौतरफा वार के साथ साथ योगी सरकार खुद अपने मंत्रियों से भी घिरती हुई नजर आ रही है। जहां मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मंगलवार 24 दिसंबर को यूपी के मुजफ्फरनगर में आयोजित सामाजिक न्याय क्रांति मोर्चा सम्मेलन के दौरान पूर्व सांसद और पूर्व राज्य मंत्री संजीव बालियान ने बड़ा बयान देते हुए योगी सरकार में भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। उन्होंने कहा, यूपी में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि थाने और तहसील लूट के अड्डे बन गए हैं। तो सभी पिछड़े समाज के ऊपर पड़ता है, अगर शोषण होता है तो इस समाज का होता है। ये तो लेकर बैठ जा। मैं अभी आया हूँ किताबी से, मैं सुन कर होता ही 10 साल मेरे यहाँ तो 24 घंटे कोई भी आ सकता था। शनिवार को पूजा करके 1000 लोग आते थे। अब एक मिला, उसने मुझे कहा कि अब तुम तो मिलते नहीं, अब तो थाने में भी पैसे देने पड़े और भाई तहसील में पैसे देने पड़े। लूट के अड्डे बना दिए थाने और तहसील। यह स्थिति इन सरकारी कर्मचारियों ने कर दी। इनसे लड़ना पड़ेगा। पार्टी हमारी है, सरकार हमारी है, फिर भी लड़ना पड़ेगा इस भ्रष्टाचार से। इस भ्रष्टाचार को उजागर करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की अगर चोट पड़ती है तो सबसे कमजोर व्यक्ति को पड़ती है, अमीर व्यक्ति पर चोट नहीं पड़ सकती। जो दमदार है उस पर चोट नहीं पड़ने की। अगर भ्रष्टाचार की चोट पड़ेगी तो हम पर पड़ेगी। इतना ही नहीं, अपनी ही सरकार को बड़ा अल्टीमेटम देते हुए संजीव बालियान ने कहा कि थाने और तहसील की दलाली खत्म नहीं हुई तो अपनी ही सरकार में अगर धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा तो उससे भी वो पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पहले ही इस बारे में सूचित किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी यूपी में सुधार नहीं हो रहा, जिसके बाद इसका खामियाजा गरीब वंचित लोगों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में ये हमारे पास एकमात्र रास्ता है कि हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। संजीव बालियान के इस बयान के बाद से योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।